Northeast PSC. Today we will be discussing on a very significantly important bill that has been recently introduced in the Lok Sabha during the special session of Parliament, जिसका नाम है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2013। ये बेहद ज़रूरी है विद द पर्सपेक्टिव कि इंडिया अमृत काल के टाइम पीरियड को सेलिब्रेट कर रहा है फ्रॉम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टाइम पीरियड को अमृत काल बोला गया है। अमृत काल में बहुत सारे एम्बिशियस हमारे पास गोल हैं, उन सारे गोल को अचीव करना है और ऐसे में महिलाओं को बराबरी इंश्योर करना इज़ ए क्विंटेशियल थिंग, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अभी हमारा जो सोसाइटी है काफ़ी अनइक्वल है, ठीक है, काफ़ी मतलब जो मेन वुमेन बाइनरी है काफ़ी ख़राब है। वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में काफ़ी कम है, वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कम है, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज़ में कम है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे सीईओ के पोजीशन पे बहुत सारे हर एक जगह पे आप देखें तो कम है। तो ये अमृत काल को अगर सही मायने में एक अमृत काल के हिसाब से आपको साबित करना हो तो इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन जो आते हैं विच आर वुमेन, अराउंड 50% पॉपुलेशन आर वुमेन, उनको उनका राइटफुल प्लेस हैज़ टू बी गिवन, ठीक है। और ये रातों रात नहीं हो जाएगा कि तो फिर अगर हमें इक्वलिटी ही देना है तो हम क्यों ना 50% सीट रिजर्व कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वी विल हैव टू गो देयर थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स डिप इनटू दिस टॉपिक एंड डाइसेक्ट ऑल द पॉसिबल एंगल्स। इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ दिस बिल इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, सो दिस इज मी Nazrul Islam. Okay, I teach political science and international relations for more than 3 years now. I did my graduation and post graduation from Jamia Millia Islamia. So these are some other details you can look into, and if you want to know a little bit more about me, you can connect with me on LinkedIn or Twitter. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में अभी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो इशू की मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मेन फीचर क्या क्या है। ये प्रोपोज करते हैं कि 33% सीट्स जो हैं हम लोग रिजर्व रखेंगे लोकसभा के इलेक्शन में वुमेन के लिए। फिर असेंबली जो इलेक्शन होगा, स्टेट की असेंबली इलेक्शन होगा वहाँ पर। और फिर क्या होगा कि दिल्ली के जो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में जो असेंबली इलेक्शन होगा वहाँ पर भी हम लोग 33% सीट्स रिजर्व कर रखेंगे। नाउ देयर कैन बी ए पॉसिबल क्वेश्चन कि दिस बिल अलाउज 33% रिजर्वेशन टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। द आंसर इज नो, not all the union territories, only one union territory. There are 3 union territories that have legislature. One is Delhi, and there is Puducherry, and the third is J&K. J&K में अभी तक इलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन J&K में भी क्या है आपका एक लेजिस्लेचर होगा, मतलब असेंबली होंगे। तो इन तीनों में से सिर्फ दिल्ली का जो इलेक्शन होगा वहाँ पर 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा औरतों के लिए। इस तरह के जो रिजर्वेशन है ये 33% के अंदर क्या होगा आपका, देर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST। तो SC और ST के लिए जो सीट्स रिजर्व है वहाँ पर भी औरतों के लिए एक रूम बनाया जाएगा, लाइक औरतों के लिए भी प्रोविजंस रखा जाएगा। ये बिल कोशिश करता है कि ये जो रिजर्वेशन है पहले तो हम 15 साल के पीरियड के लिए देंगे, एंड इफ बाय दैट टाइम पीरियड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड तो फिर हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा लगा कि 15 साल में कुछ खास इसका फ़ायदा नहीं हुआ, देन वी विल हैव टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड। जैसे OBC रिजर्वेशन के केस में हुआ था कि पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए आएगा, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन अभी भी OBC समुदाय के लोग फुल्ली एम्पावर्ड नहीं है, तो जस्ट लाइक दैट 15 साल के लिए लाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक बात यह है कि ये बिल क्या 2024 के इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट होगा। द आंसर इज नो। पहले क्या होगा कि 2026 में हम लोग का क्या होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, ठीक है, डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन क्या होता है इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने डिटेल में बताया, लेकिन ब्रीफली हेयर डिलिमिटेशन ये होता है कि जब सेंसस होता है, हर एक सेंसस के बाद पॉपुलेशन में
बदलाव आता है। बदलाव एज इन सिर्फ ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही होगा। इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में जब सेंसस होता है पॉपुलेशन डिक्लाइन भी करता है। तो पॉपुलेशन में जब चेंजेस आता है तो ये जरूरी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक एमपी हो चाहे एक एमएलए हो, वो सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एमएलए जो है 50 लाख लोगों से बना हुआ है, एक एमएलए सिर्फ 10,000 लोगों से बना हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको इक्वल जो है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन जरूरी है। तो ये डिलिमिटेशन 2001 के बाद इसको फ्रीज कर दिया गया था। तो अगला डिलिमिटेशन कब होगा? 2026 में होगा। उसके बाद जो इलेक्शन होगा, मतलब कि नेक्स्ट इलेक्शन विल बी इन 2029। तो 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन होगा, वहां पर जाके पहली बार औरतों को 33% रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रीफली ये बिल है क्या, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया। उसके अलावा क्या है, जो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस बिल टू फाइनली बिकम ए लॉ। अच्छा, बिल का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता फॉलो करना पड़ेगा या नहीं, उसका हम लोग देखेंगे। पहली बात तो यह है कि दोनों हाउस जो है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा इसको विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के अलग अलग टाइप्स होता है, मैंने आपको बताया था 4 फ्लेवर ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होता है। उसका एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, जिसको हमने 10-12 मिनट में क्रिस्प तरीके से समझाने की कोशिश किया था। तो स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस के द्वारा सेपरेटली वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक हाउस में डेडलॉक हो गया, ठीक है, एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस लाने वाले बिल होते हैं, उसका कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होता, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंस बिल। और जो मनी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। तो सेपरेटली लोकसभा को सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना पड़ेगा और राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। हो गया पहला। दूसरा स्टेप ये होगा कि मोर देन 50, एटलीस्ट 50%, जो हमारा 28 स्टेट है, उसमें से एटलीस्ट 14 स्टेट जो है वो रेटिफाई करना पड़ेगा। इट हैज़ टू रेटिफाइड बाई 14 स्टेट्स। अब बताइए क्यों? क्योंकि ये एक जो लॉ है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी बात कर रहे हैं, वहां पर भी चेंजेस लेके आएगा। तो अगर स्टेट के बिहाफ पे अगर कुछ आप चेंजेस ला रहे हैं, इसका मतलब आप फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं तो वैसे केस में मोर देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट हैज टू एग्री टू योर प्रपोजल ऑफ चेंजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ। ठीक है, ये जब हो जाएगा उसके बाद क्या बोलेगा, आपका ये कानून बनेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। ये बहुत ही एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहा है हमेशा से। जो वुमेन, जो आपका अवेयर वुमेन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग या फिर एम्पावर्ड जो वुमेन रही हैं हिस्ट्री में, हमारे पार्लियामेंट के जो पार्ट रही हैं, लाइक बृंदा कैरट, जया बच्चन, ठीक है, उसके बाद सुषमा स्वराज जी। तो इस तरीके की लोगों की हमेशा से एक कोशिश रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को एक पुख्ता रूप दिया जाए विद ए लेजिस्लेटिव बैकिंग। तो इसको हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज राइटली परसीव्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर एलिमिनेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। अगर आपको समाज में जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करना है तो वैसे में जरूरी ये है, इट इज एसेंशियल, क्विंटेसेंशियल दैट यू एंश्योर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर जब पॉलिसी मेकिंग आप कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि अभी हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट आया था कि वुमेन आईपीएल को लेकर मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में एक भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो मीटिंग हो रहा था वहां पर एक भी औरत वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ मेनली वर्ल्ड। सो देयर हैज टू बी वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और उसमें इंडिया में सबसे पावरफुल, या फिर किसी भी कंट्री में चले जाए, सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? मेकिंग लॉ। और लॉ कौन लोग बनाते हैं? पॉलिटिकली जो एक्टिव रहते हैं या फिर जो इलेक्शन के थ्रू वो जीतते हैं। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एंश्योरिंग वुमेन एम्पावरमेंट। तो रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ये इंश्योर किया गया है कि पंचायत लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे टू सर्टेन एक्सटेंट देयर हैज टू बी रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। कैसे होगा? 243D है आर्टिकल 243D और 243T, इसमें ये प्रोविजंस बनाया गया है। तो ठीक है, ग्रासरूट लेवल पे आप ये काम करना चाहते हैं, ग्रासरूट लेवल पे जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है वहाँ पर आप वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश किया एंड इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली सक्सेसफुल। आज के दौर में, आज के डेट में अगर आप डेटा उठा के देखें, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन द फॉर्म ऑफ वुमेन लीडर्स। ठीक है, तो इट इज़ ए ग्रेट सक्सेस एंड इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन क्या जो पंचायत लेवल पे जो आपका लीडर बन रहे हैं, क्या वो व्यक्ति एमएलए बनने में सक्षम हो रहा है? क्या वो फिर जाके एमपी बन रहा है? द डिवाइड इज सो ह्यूज, सो यू नीड टू एंश्योर कि एमएलए एमपी के इलेक्शन में भी उसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन वुमेन का हो। व्हेन वुमेन आर एट पॉलिटिकली एम्पावर्ड पोजिशन देन दैट सोसाइटी विल बी मोर justifiably represented, and whenever there is anything wrong being done to this particular gender, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल असल्ट हो, ये तमाम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से डील करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट बिल 1996। 11th लोकसभा में 81st अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जहाँ पर ये बोला गया कि औरतों के लिए हम लोग लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखेंगे, मतलब 33% सीट्स रिजर्व करके रखेंगे। फिर क्या हुआ, इसमें बातचीत हुई, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया ये बिल भी लैप्स कर गया। ठीक है, कैसे? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री जेसीपी के पास भेजा गया था, उसमें कई सारे बदलाव और उसमें चेंजेस लाने की बात हो ही रही थी, लेकिन दिस लोकसभा वॉज डिसॉल्व, तो ये भी डेड हो गया। फिर से एक दोबारा कोशिश किया गया था टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एनसीटी ऑफ दिल्ली में 15 साल के लिए। ठीक है, ये कब किया गया था? 1998 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। फिर वहाँ पर भी काफ़ी कोशिश किया गया कि इसको पास किया जाए, लेकिन जब वो हुआ आपका 2004 में, ये गवर्नमेंट जब लोकसभा ख़त्म होती है, डिसॉल्व हो जाता है, तो ये जो बिल है इट ऑल्सो गेट लैप्स्ड। तो दो अच्छी कोशिश रही बट अनसक्सेसफुल रही। इसके अलावा क्या हुआ? नो, आई एम नॉट, इट वॉज नॉट 2004, 1998 की ही बात हो रही है। अगले साल फिर से वहाँ पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद फिर से इस गवर्नमेंट ने वो लाया आपका वुमेन एम्पावरमेंट बिल को फिर से लाने की कोशिश किया 85th अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया। फिर लास्ट अटेम्प्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा 2008 में लाया गया था, जो आपका 2010 में राज्यसभा के द्वारा पास किया गया था। राज्यसभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी, लेकिन उस टाइम में यूपीए की जो गवर्नमेंट थी इट वाज बीइंग रन बाय कोलिशन ऑफ पार्टीज। तो क्यूमुलेटिवली बीजेपी के पास लोकसभा में अच्छा खासा मात्रा था, अच्छा खासा जो है संख्या थे, तो लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। जब नहीं पास हो पाया तो इट बिकम डेड। तो फाइनली one right step was taken in 2023. Before going any further, let's see the condition of women representation in Lok Sabha or state legislative assemblies over the years in different states. ठीक है, आप देखिए 1952 में जब इलेक्शन हुआ सिर्फ 4.9% वो था रिप्रेजेंटेशन था वुमेन का। अभी 2019 के जो इलेक्शन हुआ उसमें 14.4% मतलब रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कंट्री इज कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ वुमेन। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस टू इंश्योर जेंडर पैरिटी इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ट्रूली ए ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन टर्म्स ऑफ ए विश्वगुरु एंड इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइंग द कॉनोटेशंस लाइक अमृतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको द हिंदू से उठाया है, सो आप इसको इजीली देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में इसको पॉज करके देख सकते हैं क्या दशा है और दिशा है वुमेन रिप्रेजेंटेशन की। कुछ स्टेट ऐसा है जहाँ पर आपका 10 रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। कुछ स्टेट ऐसा है जहाँ पर आपका, आप मान लीजिए दिल्ली में चले जाए, दिल्ली गवर्नमेंट में एक भी वुमेन मिनिस्टर नहीं है, विच इज़ वेरी डिप्रेसिंग। ठीक है,
तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पर एक भी वुमेन मिनिस्टर नहीं है। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? तो ये सारे चीज़ें चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वेयर वी नीड टू एंश्योर, हमारा हिपोक्रेसी को अलग रखते हुए वी हैव टू एंश्योर कि वुमेन गेट देयर जो उनका जो राइट जो सदियों से उनसे छीना गया है, और ये हम और आप कोई नहीं होते उनको देने लायक। वी नीड टू लीव द स्पेस विच इज़ मेंट फॉर देम। आप उनके लिए जगह छोड़े, दे विल ऑटोमेटिकली एक्वायर इट, दे विल ऑटोमेटिकली ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो आज मैं जया बच्चन जी की स्पीच सुन रहा था, वेयर देयर शी सेज कि हु द हेल आर वी, ये पर्टिकुलरली यही लाइन बोला था, तो आप गलत शब्द में नहीं बोल रहा हूँ। तो शी सेड कि हु द हेल आर वी टू गिव रिजर्वेशन टू वुमेन। हम कौन होते हैं उनके बिहाफ पे डिसाइड करने वाला? ऑल वी कैन डू इज इनिशिएट ए प्रोसेस वेयर द एनवायरमेंट इज सो कंड्यूसिव दैट दे कैन बिकम देयर बेस्ट सेल्फ, देयर फुल सेल्फ। ओके, सो व्हाट विल दिस ब्रिंग अबाउट ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमेन? अर्जुन राम मेघवाल जी जब स्पीच दे रहे थे, द इंडियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ही सेड कि अभी जो है मौजूदा वक्त में अगर हम लोग 78 MP है ऐसे वक्त में, आज के डेट में, तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो 181 MP हो जाएंगी महिलाओं की, एट लीस्ट, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो रिजर्वेशन है वहाँ पर तो औरतें जीतेंगी ही, जो रिजर्व सीट नहीं होंगे वहाँ पर भी वो लोग लड़ सकते हैं। तो एटलीस्ट 181 सीट तो होगा ही। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, वी नीड द इंक्रीमेंट ऑफ वीमेन इन पॉलिटिकल स्फेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी सिर्फ 14.39% है, ये बढ़ेगा। उसके अलावा कहते हैं, इन रेस्पॉन्स टू द पार्लियामेंट्री क्वेश्चन लेट लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एवरेज नंबर ऑफ वुमेन MLAs इन असेंबलीज अक्रॉस द नेशन अकाउंट्स फॉर ओनली 8%। ऑन एन एवरेज स्टेट असेंबलीज में 8% औरतें हैं जो क्या है आपका वीमेन है, वीमेन लीडर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी एस्टोनिशिंगली डिप्रेसिंग नंबर। तो यहाँ पर ये नंबर हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल के थ्रू। तो ये कब लागू होगा? मैंने आपको बताया कि जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन होगा वहाँ पर जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द न्यू बिल सेज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड NCT ऑफ दिल्ली शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन। और इसके लिए क्या होगा, उसके बाद ही ये जो बिल है 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023 इट विल बी पब्लिश्ड। तो ये अभी इमीडिएटली नहीं आ रहा, 2024 में इसका कोई रेपरकशन नहीं है। तो इस पर कई सारे लोग अलग अलग क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, बट यू नीड टू नो दैट दिस इज द ब्रॉड आइडिया बिहाइंड दिस बिल। नाउ एज ऑफ डेट there is no clarity on when the census which was due in 2021 will be implemented. This is one challenge before the government. अभी जो 2021 में हो रहा था वो अभी तक नहीं हुआ। इट हैज़ बीन सेड बाय मेनी स्टैटिस्टिशियंस कि जब आप कोई भी डेटा पब्लिश करने से डिले करते हैं, जब आप कोई भी डेटा आप क्या करते हैं, हाइड करते हैं, इन दैट प्रोसेस यू हाइड ए लॉट ऑफ रियलिटी, यू हाइड ए लॉट ऑफ थिंग। तो और डेटा इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को अगर हमें अकाउंटेबल ठहराना हो, उनकी कॉम्पिटेंसी को अगर हमें चेक करना हो, विल हैव टू गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास। लेकिन जब इस इतने अहम जो पूरे दुनिया भर में सेंसस कैरी किया जाता है, इतना अहम एक डेटा अगर नहीं पब्लिश किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर किया है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बोला है कि द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन 2026। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इम्प्लीमेंटेशन कैन टेक प्लेस नॉट बिफोर 2029। तो ये जो लॉ है ये 2029 से पहले इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये बिल पास करने में कोई डिफिकल्टी होगा? अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको सपोर्ट किया है। लोकसभा में जब इसको पास किया गया था, सिर्फ 2 लोगों ने वो उसमें वोट नहीं किया, बाकी जितने भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे अक्रॉस द पार्टी लाइन दे हैव सपोर्टेड द बिल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैव टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसको स्टेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के साथ का जो रिलेशन है वो भी अफेक्ट होगा। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज सच। अभी हम लोग, ये तो हो गया ब्रॉड ओवरव्यू अबाउट द बिल, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग प्रेजेंटली गेटिंग डिस्कस्ड एज ऑफ 21 September। इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट
इन द राज्यसभा, फिर 1-2 दिन में जब वोट हो जाएगा इट विल ऑल्सो बी होपफुली पास्ड बाय द राज्यसभा एंड देन इट विल बिकम ए लॉ. So this is all you need to know about the Women Reservation Bill 128th Amendment Bill of 2023. अभी देखते हैं डिलिमिटेशन क्या होता है. डिलिमिटेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज वेरी ऑफ्टन इन न्यूज़. रिसेंटली आसाम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट किया गया था. ऑल्दो इसको इम्प्लीमेंट कब होगा उसके ऊपर बात नहीं हुई है. सो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी JNK में भी हुई थी. तो वी नीड टू नो व्हाट इज डिलिमिटेशन, व्हाट इज द डिलिमिटेशन कमीशन, हाउ इट गेट्स फॉर्मुलेटेड एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ए डिसीजन टेकन बाय डिलिमिटेशन कमीशन. ओके, सो डिलिमिटेशन इज मीन्स कि जो बाउंड्री है, फिर टेरिटोरियल बाउंड्री है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको फिक्स करते रहना टाइम टू टाइम व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, कभी आपका माइग्रेशन हो जाता है, इन माइग्रेशन का इन्फ्लक्स हो जाता है, माइग्रेशन वहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, कभी कभी वहाँ पर क्या होता है आउटवर्ड माइग्रेशन होता है. तो इससे क्या होता है डेमोग्राफी चेंज होता है. हर 10 साल में डेमोग्राफी चेंजेस होने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं. एंड सिंस इंडिया इज़ नॉट सो वेल डेवलप्ड कंट्री, इंडिया में क्या होता है अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. रूरल एरिया से बहुत सारे लोग अर्बन में जाते हैं एंड इवेंचुअली दे गेट सेटल इन दोज एरियाज. तो ऐसे में क्या होता है फंडामेंटली द पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी गेट्स चेंज. इन दैट सर्कमस्टेंसेस देयर नीड्स एन इम्पेडिमेंट, है ना, देयर नीड्स एन एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और इन दैट पर्टिकुलर ईयर. सो डिलिमिटेशन कमीशन ये एक हाई लेवल बॉडी है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द कमीशंस ऑर्डर्स आर फाइनल. ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है. ठीक है, कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो भी अवार्ड लेके आएंगे, जो भी इनका डिसीजन होगा दैट इज़ फाइनल, और किसी भी कोर्ट के सामने आप इसको जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं. और जब भी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट लोकसभा के सामने रखा जाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने रखा जाता है, इसकी वजह से मतलब आप इसमें कोई नई बदलाव या फिर चेंजेस नहीं ला सकते हैं. द कमीशन वर्क्स इन टेंडेम विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो पूरी काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्प के थ्रू ही हो पाता है. ठीक है, सो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1951 में किया गया था, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा कैरी आउट किया गया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन. फिर 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया. फिर उसके बाद 1952 तो हो गया, 1963, 73 एंड 2002 ये अलग अलग ईयर में डिलिमिटेशन कमीशंस को सेटअप किया गया था. देयर वॉज नो डिलिमिटेशन आफ्टर द 1981 एंड 1991 सेंसस. तो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था. अभी 2011 के बाद भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ, 2021 के बाद भी नहीं हुआ. ठीक है, मतलब 2021 के बाद होगा विच इज़ इन द ईयर 2026. तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की मेंबर कौन कौन होते हैं. पहली बात तो यह है कि ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और जिस स्टेट के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज किया जा रहा है उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर का रहेंगे. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसेस इन्वॉल्व इन दिस डिलिमिटेशन कमीशन एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी. तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्या है. आर्टिकल 82 बोलते हैं कि पार्लियामेंट्स जो है डिलिमिटेशन एक्ट पास करेंगे आफ्टर एवरी सेंसस. फिर आर्टिकल 170 के अंदर क्या होता है, स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. ये हमने ऑलरेडी बोला है आपको. और जैसे ही एक्ट लागू हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप ए डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डिलिमिटेशन प्रोसेस. फिर यहाँ पर आता है कि डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों है, डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों है और डिलिमिटेशन कमीशन की अलग अलग ड्यूटी क्या है. सो डिलिमिटेशन की ज़रूरत इसलिए है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. अगर 10 लाख लोगों को एक MLA रिप्रेजेंट कर रहा है, एक MP रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन असम, ठीक है, तो इट हैज़ टू बी द केस कि 10 लाख लोगों को एक MP रिप्रेजेंट करे इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल, इन उत्तर प्रदेश एज वेल. ठीक है, तो सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल शुड बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिमिलर मैनर. और जो जोग्राफिकल एरियाज है इट शुड बी फेयरली डिवाइडेड सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एन एडवांटेज. ठीक है, तो पॉलिटिकल जो आपका बाउंड्रीज है इसको टाइम टू टाइम, मतलब इंटरनल बाउंड्रीज जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको आपको
बदलते रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर जगह में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वहाँ के वोट से ही वो पूरा जीत जाए। फिर वन वोट वन वैल्यू के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें क्या करना है, बरकरार रखना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्यूटी क्या होता है, रीएडजस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेवरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर ऑफ द पॉपुलेशन। सो दीज आर द things that you are supposed to know regarding the women reservation bill 2023 and the delimitation commission. I hope I was successful enough in conveying the things that was needed in this particular discussion. If you have any suggestion, comments, criticism, please put them in the comment box so that I get to respond to those things and I can make the next video even better. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.